देखो भाई, हमारा सिलेबस कहता है कि स्पेस फिजिक्स का 6.1 है, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें हमें अर्थ के बारे में बताना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द मून, लाइट कितनी देर में आ रही है अर्थ मून से सन से अर्थ तक। ठीक है, एंड एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास ना क्वेश्चन राइज अप होता है कि हमारे पास दिन या रात क्यों आती है, डे एंड नाइट क्यों आता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारा कुछ सोलर सिस्टम इस तरीके से है कि हमारे पास यहाँ सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो जो सन से अब लाइट्स आ रही हैं, लाइट की रेज आ रही हैं, ठीक है, सन से लाइट की रेज आ रही हैं जो कि अर्थ पे हिट कर रही हैं। जो साइड अर्थ की जो अर्थ की साइड फेस करेगी सन को, वहां पे दिन होगा, वहां डे होगा। ठीक है, जो साइड नहीं फेस करेगी वहां डार्कनेस होगी, तो वहां हम नाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, जब लाइट आ रही है, लाइट की रेज आ रही है, डेज की रेज आती हैं, तो क्या होता है कि जैसे अब सपोज करो सन की रेज ना बिल्कुल सीधी सीधी आएंगी, ऐसे आएंगी। इसे मैं पेन चेंज करूँ। सन की रेज बिल्कुल सीधी सीधी आती हैं। ठीक है, ये आई सीधी चली गई, ये आई सीधी चली गई, टेढ़ी नहीं हो रही रेज, ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही हैं। तो एक बात हम कुछ देखने की पता चलेगी, जो कि हमें अभी आगे जाके बताता हूँ मैं। लेकिन देखो ये रेज आ रही हैं, जब रे ऐसे आएगी ना, हम जो हमारे पास रात को मून से रे आती है वो कैसे आती है कि बेसिकली रे टकराती है मून से, एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक। ठीक है, एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक, जो कि फिर हमारे बैक पे आ रही होती है ऐसे करके। तो हमें जो मून दिखता है वो बेसिकली इट इज इल्यूमिनेटिंग फ्रॉम द सन इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग यू नीड टू नो, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि शायद आपको ना पता हो, वो ये है कि अर्थ का जो एक्सेस है ना, वो 23.5 डिग्री टिल्ट पे है। मतलब देखो, अर्थ ना दो तरीके से रोटेट कर रही है। एक तो अर्थ सन को रोटेट कर रही है, ठीक है, सन के गिर्द घूम रही है अर्थ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सन के गिर्द अर्थ घूम रही है। साथ में अर्थ ना अपने आसपास भी घूम रही है, ठीक है, ऐसे भी घूम रही है। यानी अर्थ का कोई एक्सेस है जिस पे अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अर्थ दो रोटेशंस कर रही है, एक रोटेशन अराउंड द सन और दूसरी रोटेशन जो खुद रोटेट कर रही है वो। ठीक है, अब देखो हो ये रहा है कि हमारे पास ना अर्थ जो खुद रोटेट करती है वो ऐसे ऐसे नहीं करती कि हमारे पास जैसे बिल्कुल सीधा, नहीं। अर्थ थोड़ी सी ना इस एक्सेस पे टेढ़ी है बेसिकली। ये एक्सेस है कि अर्थ बिल्कुल ऐसे ऐसे रोटेट करती है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारा अर्थ ना थोड़ी सी ऐसे पूरी टिल्ट है, हल्की सी हमेशा टिल्ट कर देता है। तो अब देखो, अर्थ ये थोड़ी सी इस तरीके से टेढ़ी हो गई, ये टेढ़ी हो गई। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसको ना देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले मैंने ये चीज हटा दी। इसकी वजह है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई, हमारे पास सीजन्स कैसे आ रहे हैं। हमारे पास जो सीजन्स हैं, समर विंटर वगैरह, वो कैसे आ रहे हैं, ऑटम जो आ रहा है क्यों आ रहा है। तो बेसिकली उसका सारा रीजन है अर्थ का टिल्ट होना। ठीक है, अर्थ का टिल्ट होना मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, सपोज करो मेरे पास ना यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है जिसकी रेज आ रही हैं, ये सन की रेज हैं जो कि अर्थ पे आ रही हैं। अब देखो जी, अर्थ की ये रेज जो है ना बिल्कुल सीधी सीधी आ रही हैं। लेकिन एक बात देखो, जो अर्थ अगर थोड़ी सी टिल्ट है, तो अर्थ का एक हिस्सा थोड़ा सा सन के करीब है। ये वाला हिस्सा जो है, ये सन के करीब है कंपेयर टू ये वाला हिस्सा जो कि सन से दूर है ना। समझ आ रही है? जो अर्थ का ये वाला हिस्सा, सेकंड पार्ट का जो हिस्सा है, वो सन से बहुत करीब है, डिस्टेंस बहुत क्लोज है कंपेयर टू जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं एक फ्लैश लाइट जलाता हूँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं फ्लैश लाइट से, कि अगर सपोज करो मैंने ना एक फ्लैश लाइट जलाई घर पे, जो कि कुछ इस तरीके से थी। ये फ्लैश लाइट जलाई। अब अगर मैं इस फ्लैश लाइट पे बिल्कुल एक सरफेस, स्ट्रेट सरफेस पे से मैं पॉइंट करता हूँ फ्लैश लाइट को, तो फ्लैश लाइट से जो रेज है वो ऐसे आती हैं बिल्कुल सीधी सीधी। ठीक है, कहीं बेंड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे जो लाइट दिखेगी वो इस एरिया पे दिखेगी, इस एरिया पे दिखेगी। ठीक है, सिर्फ इस एरिया पे दिखेगी। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, तो अब बताए क्या होगा। लाइट की रेस तो अभी भी सीधी आ रही है बिल्कुल, है ना। लाइट की रेस तो अभी भी बिल्कुल सीधी आ रही हैं। तो अब ये जो रेज हैं, ये ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, लेकिन ये देखो कुछ रेज लंबी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। जो ऊपर फर्स्ट रे है, जो मेरे पास ये वाली रे है, ये वाली रे, ये देखो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है कंपेयर टू ये वाला रे।
अब देखो, अर्थ में आपको पता है जो सन से रेडिएशन आती है उसमें हीट है ना, उसमें हीट है। तो अब क्या है कि जहाँ डिस्टेंस कम है तो वहाँ हीट हीट ज्यादा है, लेकिन जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो वहाँ क्या है, वहाँ हीट भी ज्यादा है, वहाँ हीट भी कम है। ठीक है, जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है वहाँ हीट कम है। तो जहाँ हीट कम हुई मतलब कि हमारे पास वहां पे विंटर चल रहा है। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं थोड़ी सी, कि अगर देखो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें देखो ये सन है। अच्छा, एक और बात बताता चलूं पहले, कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अर्थ घूम रही है ना सन के गिर्द, अगर ये सन है, ठीक है, ये सन है मेरा, और अर्थ इसके गिर्द घूम रही है, तो अर्थ ना सर्कल में नहीं घूम रही। अर्थ का जो ऑर्बिट है ना वो एक सर्कल नहीं है, वो एक इलिप्स है। यानी इस तरीके का वाइडेंड सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सर्कल है वो। तो इस तरीके का अर्थ का सरफेस जो उसका वो है, ऑर्बिट है, इट इज एन एलिप्स। ठीक है, इट इज नॉट अ सर्कल, याद रखने वाली बात। पहली बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हमारा इससे भी एक बहुत बड़ी बात पता चलती है मुझे। वो क्या पता चली है कि देखो, एक तरफ एलिप्स के एक तरफ डिस्टेंस कम है, जबकि दूसरी तरफ डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, एक बात तो ये भी पता चल गई। लेकिन ये बात याद रखना, ये डिस्टेंस इतना नोटिसेबल नहीं है। वजह क्या है कि ओनली 3% ज्यादा है, वो 3 to 4% ज्यादा, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है वो। ठीक है, अगर ये 149.6 किलोमीटर है, ये 149.6 किलो मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर है, तो यहाँ भी कुछ इसी के करीब करीब नंबर होगा। ठीक है, 149.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन डिपेंडिंग आती है अर्थ के टिल्ट होने पे, इस टिल्ट होने पे। ये जो टिल्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से देखो सन की रेस कुछ जगह से क्लोज है, कुछ जगह दूर फार हुए आ रही है। तो जब ये वाला हिस्सा है, अब यहाँ पे जो अर्थ की जो सन की रेज आएंगी, जो रेडिएशन आएगी, इट विल बी मच कूलर देन कंपेयर टू ये वाला हिस्सा जो कि अर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है, अब एक और बात बताऊं, कि भाई जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सर्दियां कब आती हैं, दिसंबर के वक्त आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी कुछ इस तरफ हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे जैसे अगर आप लोग कजन्स ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो वहां पे सर्दियां जून में आती हैं, जब हमारे पास गर्मियां चल रही होती हैं वहां सर्दियां चल रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली बात, ये सीजन से रिलेटेड कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे अर्थ का एक्सेस बताना समझाना जरूरी है। ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज दीज डेट्स, या फिर कब सर्दियां हैं कब गर्मियां, नो, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग एट ऑल। बस ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी बात है। ठीक है, अब जो कंपलसरी बात है वो मैं आपको बताता चलूंगा। पहली कंपलसरी बात आती है, जो कि आप सबको पता है, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स वन डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। मतलब वन रोटेशन कौन सी वाली, अर्थ जो अपने एक्सेस पे घूम रही है। ठीक है, अगर ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, ठीक है, मेरी अर्थ है जो कि घूम रही है, रोटेशन कर रही है इस एक्सेस पे, ठीक है, इस एक्सेस पे। तो अगर मेरे यहाँ पे सन आता है, मेरा यहाँ पे सन है, सपोज करो यहाँ पे मेरा सन है, ठीक है, ये सन है मेरा, ये मेरा सन है। तो अब क्या होगा, अर्थ का जो एक तो बात पता है आपको कि जो पार्ट फेस कर रहा है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डे चल रहा है, यहाँ डे चल रहा है। ठीक है, अर्थ को एक पूरा रोटेशन अपने एक्सेस के अबाउट, सन के अबाउट नहीं, अपने एक्सेस के अबाउट जो रोटेशन हो रही है अर्थ की, वो 24 आवर्स में हो रही है। कितने आवर्स में हो रही है, 24 आवर्स। और ये 24 आवर्स कितना, वन डे है, वन डे है। ठीक है, दिस इज हाउ वी रिसीव डे एंड नाइट। दिस साइड, द साइड फेसिंग द सन रिसीव्स द डे लाइट, एंड द अदर साइड इज इन द डार्क। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बातें थी। द अर्थ, अच्छा, अब दूसरी बात जो आपके बहुत कंपलसरी है, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, वो क्या है, द पाथ ऑफ द ऑर्बिट इज एन एलिप्स। ठीक है, सर्कल नहीं है, ये बात याद रखना, कि अर्थ जो सन के गिर्द घूम रही है, सपोज करो यहाँ पे सन है या यहाँ सन है, तो सन के गिर्द जो ऑर्बिट है अर्थ का, इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज एन एलिप्स। ठीक है, द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, द पाथ ऑफ द ऑर्बिट इज एन एलिप्स। लेकिन अब बताऊं क्या है, चलो अभी रुको। अब सपोज करो मेरी अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे अभी। ठीक है, अब वो उस अर्थ को ना, ये एक पूरी रोटेशन लगेगी। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, सॉरी, मैं बैड, अभी मेरी अर्थ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मेरी अर्थ है। तो अब अर्थ को ना यहाँ से घूम के आने में, यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डेज में होगी, 365 डेज में होगी, विच इज 1 ईयर। ठीक है, आप बोलोगे तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन भाई ये हमारे सिलेबस में मुझे बताना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ मून से रिलेटेड भी बातें हैं, जो कि सबसे कंपलसरी बात है, बताता चलूं।
सबसे पहले कि मून जो है, ऑर्बिट द सन क्यों लिखा हुआ है मैंने, मून जो है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। जैसे सन, जैसे अर्थ जो है सन को ऑर्बिट कर रही है, सिमिलरली मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, अर्थ के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। इट टेक्स द मून अप्रॉक्स 27 to 31 days, 1 month। आपको ये नंबर याद नहीं करना, आपको ये वाला नंबर याद नहीं करना, आपको ये याद रखना कि एक महीना लग रहा है मून को टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, क्यों लिखा हुआ अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, ठीक है। यानी अगर मून यहाँ से स्टार्ट करता है, इस पोजीशन से स्टार्ट करता है, घूमता है घूमते घूमते घूमता घूम के आता है वापस इस पोजीशन पे, तो उसे एक महीना लग जाएगा, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ लगेगा उसे। ये सिर्फ कंपलसरी बातें बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं बता रहा। अच्छा, अब देखो, अब आपको एक बात बताता चलो, हमारे पास ना, पहले मुझे बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, माहीन आयजा अशरफ, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, माहीन आयजा अशरफ, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब देखो एक बात बताता चलता हूँ पहले, हमारे पास ना अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और अभी हम कह रहे हैं ये सर्कल ना, ये सर्कल है अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट। लेकिन अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है, सर्कल नहीं है, वो एक एलिप्स है, ठीक है, वो एक एलिप्स है। लेकिन लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम इसे एज अ सर्कल ही मानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूँ ना, तो मुझे एक सर्कल ही दिखेगा, मुझे इतना पता नहीं चलेगा कि भाई ये एक एलिप्स है, सर्कल है, ठीक है। तो मैं एज अ कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे सर्कल मानता हूँ। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को, तुम में से किसी को सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है? जो ये पूरा सरकमफेरेंस है, अगर मुझे सरकमफेरेंस निकालना है, क्या किसी को उसका फॉर्मूला पता है? माहीन आयजा, क्या किसी को सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है? चलो, नहीं पता कोई मसला नहीं है। हमारे पास ना सर्कल के फॉर्मूला जो है, सपोज करो मेरी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ, सर्कल का ना सरकमफेरेंस होता है ये वाला हिस्सा, बेसिकली ये पूरा, ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज सरकमफेरेंस, कि ये पूरा एक ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज नोन एज अ सरकमफेरेंस, ठीक है, ये सरकमफेरेंस। अब हम इसका जो फॉर्मूला है मैं बताता हूँ। हमारे पास ना सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, हमेशा एक सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का मैं कहता हूँ रेडियस, ठीक है, जो डिस्टेंस है, यानी सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी लाइन तक एक डिस्टेंस होता है जिसे मैं कहता हूँ रेडियस। अब वो ना पूरे सर्कल में सेम होता है, ठीक है। अब और फॉर्मूला हमारा 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस, ये सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, समझ आ रही है? तो अगर मुझे ना स्पीड निकालनी है, और मैं कहता हूँ मुझे स्पीड निकालनी है किस चीज की, अर्थ की स्पीड क्या है, अर्थ का जो मोशन है अबाउट द सन, उसकी स्पीड क्या है, तो मैं बताऊँ क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन टाइम। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 × पाई मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम अर्थ की स्पीड निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अज्यूमिंग द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज अ सर्कल, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। मतलब क्या है कि अगर मेरा ये सन है, यहाँ पे मेरा सन है, ठीक है, ये सन है, और ये मेरी अर्थ है, ये जो रेडियस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 149.6 किलोमीटर, तो वो हमें रेडियस दिया था एग्जामिनर ने, ठीक है, 149.6 टाइम्स 10⁶। अच्छा, आपको ना कुछ चीजें याद करनी है, ऐसी टिप बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास ना मेगा, मिलियन की पावर क्या है, 1 मिलियन की पावर क्या है, ठीक है, मेगा की पावर क्या है, 10⁶ है, मिलियन मेगा, ठीक है, गीगा की पावर क्या है, 10⁹ है, 10⁸ है, ठीक है, आपको 10 की पावर्स याद करनी होंगी थोड़ी सी। एनीवेज, अब मुझे बोलता है एग्जामिनर कि आप मुझे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन
एंड द अर्थ इज 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। आप मुझे इसकी अर्थ की स्पीड निकाल के दो, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी गौर से देखनी है माही नाइजा, तुम लोग बहुत गौर से बात सुनो, क्योंकि यहाँ कुछ स्टेप्स होंगी जो कि आपको याद रखनी है। अर्थ जो हमारे पास फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरा सरकमफेरेंस है, और ऑर्बिटल पीरियड यानी मेरा जो टाइम है, कितने टाइम में अर्थ पूरा एक चक्कर मार रही है। मुझे बताओ, अर्थ सन के गिर्द पूरा एक चक्कर कितने टाइम में ले रही है, कितने टाइम में मार रही है? हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन होल रेवोल्यूशन? 365 डेज। वेरी गुड। तो हमारा टाइम क्या है? 365 डेज है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे टाइम किलोमीटर पर आवर में चाहिए। 365 डेज से मैं आवर्स में कैसे जाऊं भाई? मैं ना उसे मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर एक दिन में 24 आवर्स हैं, 365 में कितने होंगे? एक्स कर लो। बेसिकली 365 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे आप। ठीक है, समझ आ रही है? तो अब मैंने क्या किया, मुझे सरकमफेरेंस दिया हुआ था, और मुझे 2 बताया, मुझे पाई की वैल्यू पता है, सिंपली कैलकुलेट करना है। ठीक है, 149.6 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 24। क्यों? ये डे है, इसे मैं पंच चेंज करूं, ये मेरा डे है और ये मेरा आर है। तो मैं डे से आर की कन्वर्जन कर रहा हूँ, मुझे आवर्स में टाइम चाहिए। ठीक है, तो मेरी ये स्पीड आ जाएगी, यानी अर्थ 107,301 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है अर्थ। ठीक है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है मीटर्स पर सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम किलोमीटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स के अंदर। तो जो हमें रेडियस इसने मिलियंस में मिलियन किलोमीटर दिया हुआ है, वो निकालना है। ठीक है। अब देखो वो कैसे करना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, हमारे पास 149.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये क्या है? ये मेरे पास मिलियन किलोमीटर्स है। अब मुझे बताओ, एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? 1000। वेरी गुड। ठीक है, 1000। 1000 को अगर मैं स्टैंडर्ड पावर में लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? 1 2 3 इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। दीज पावर्स आप सिंपली, अगर मैं इसे लिखूंगा 149.6 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ये नंबर बनेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज कैलकुलेशंस है। ठीक है, मिलियंस बिलियंस की कैलकुलेशन है। आपको सालों से सेकंड्स में जाना है। ठीक है, सीखो सब कुछ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मुझे मीटर्स में ये डिस्टेंस क्या है? ये मीटर्स का डिस्टेंस है, ये मीटर्स में डिस्टेंस मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है डिस्टेंस सेकंड, अब मुझे टाइम निकालना है सेकंड्स में। ठीक है, टाइम निकालना है सेकंड्स के अंदर, 365 डेज में। ठीक है, अब इससे मैं जाऊंगा आवर्स के अंदर, 24 आवर्स में चला गया। अब आवर्स से मैं किस में जाऊंगा? मिनट्स के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 60। और अब मैं जाऊंगा सेकंड्स के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, ये होल नंबर करूंगा तो मेरे पास ये क्या है? ये मेरा सेकंड सेकंड है। सिंपली डिवाइड करो तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 29806 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है? माहीन आयजा, समझ आया? ओके, बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और बात जो कि हमारे सिलेबस में बहुत कंपलसरी आपको पता होनी चाहिए, वो है कि जो सन से लाइट आ रही है ना अर्थ तक, सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक, वो 500 सेकेंड्स ले रही है। ठीक है, कितने सेकेंड्स ले रही है? 500 सेकेंड्स ले रही है, एक सेकेंड, विच इज बेसिकली 8.3 मिनट्स और समथिंग। ठीक है, आपको मिनट्स में याद नहीं करना, आप बस ये याद कर लो। ये सपोज करो, मेरा यहाँ पे सन है, ये सन है मेरा। ठीक है, दिस इज माई सन एंड दिस इज माई अर्थ, दिस इज माई अर्थ। तो जो सन से लाइट आ रही है ना अर्थ तक, जो यहाँ पे लाइट आ रही है, ये लाइट 500 सेकंड में आ रही है, 500 सेकंड्स के अंदर आ रही है। ठीक है, ये बात याद रखना आपने। अब देखो, अब हम ये देखते हुए भी हम अर्थ और सन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं भाई, बताओ। देखो, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है लाइट टेक्स 500 सेकेंड्स फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, हाउ फार अवे इज द अर्थ फ्रॉम द सन?
भाई सिंपल तरीका है, मुझे बताओ लाइट की स्पीड क्या है इन अ वैक्यूम। क्या आप सबको ये बात तो सिलेबस का हिस्सा है, तो ये बात याद होनी चाहिए कि लाइट ना वैक्यूम में ट्रेवल करती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, डिस्टेंस मुझे निकालना है, टाइम 500 सेकेंड्स है। ठीक है, 500 सेकेंड्स, तो 500 कर दिया मैंने, 3.0 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 500 करोगे आप, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, इज दिस क्लियर? मैं अभी, मेरा कैलकुलेटर नहीं पड़ा था, मैं निकाल नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट बात है हमारी द सोलर सिस्टम के हवाले से। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट, सोलर सिस्टम किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है? हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, देयर आर मल्टीपल सोलर सिस्टम्स, ठीक है, और मल्टीपल गैलेक्सीज एंड स्टफ। लेकिन अभी हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा अर्थ, जिसमें हमारी अर्थ है, मरकरी, वीनस, जो भी है। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास एक, हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है। वो स्टार क्या है? वो सन है। ठीक है, द स्टार इज द सन। फिर उस स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं 8 प्लैनेट्स। ठीक है, 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। उन प्लैनेट्स का आपने ऑर्डर याद करना है। ठीक है, हमारे पास मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस, नेपट्यून, यूरेनस और फाइनली नेपट्यून। ये आपको ना ऑर्डर याद करना है, यहाँ से एग्जामिनर पूछता है। इन सबका ऑर्डर याद करने के भाई, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, सैटर्न के बाद यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपट्यून है। ठीक है, फिर हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में काफी सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स मतलब छोटे छोटे प्लैनेट्स, जिनको हम बेसिकली कह नहीं पाते कि भाई वो प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, क्या चीज है। तो हम उस लिहाज से उन्हें कहते हैं कि भाई कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स मतलब छोटे प्लैनेट्स, ठीक है, बोने, ड्वार्फ कैसे कहते हैं बोनों को? शॉर्ट पीपल। ठीक है, तो शॉर्ट प्लैनेट्स क्या है? उसमें हमारा एक एक प्लैनेट है प्लूटो के नाम से। ठीक है, जो कि हमारे पास नेपट्यून के भी बाद मिलता है, बहुत छोटा सा प्लैनेट है। अब कुछ लोग अब ऐसे कहते हैं कि प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ कहते हैं प्लैनेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि प्लूटो सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ना एक है एस्टेरॉइड, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। मतलब क्या है इस बात का? हमारे पास ना बड़े बड़े पत्थर हैं सोलर सिस्टम में जो कि घूम रहे हैं। वो पत्थर कहाँ से है? वो पत्थर आज सन के अंदर एक्सप्लोजन हुए, ठीक है, हमारा अब एक्सप्लोजन है, कोई मून से टकराया, मून का कुछ टुकड़ा टूट गया। ठीक है, अब जैसे हमारा मून है, अर्थ का मून है, ऐसी सिमिलरली बहुत सारे सारे प्लैनेट्स के कुछ ना कुछ मून्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। आपको याद रखना है एस्ट्रॉइड्स कहाँ मिलते हैं, ऑर्डर याद रखना है। मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एक बेल्ट है, उसी के अंदर ये एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, इसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये याद रखनी है आपने। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आपने याद रखनी है कि कहाँ पे है ये, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, फाइनली हमारे पास कुछ कॉमेट्स भी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे अभी। मोर देन 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन इटसेल्फ। भाई एक बात बहुत जरूरी है, समझो। यू नो वी फिजिकली कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि सन कितना बड़ा है। आप सबको पता है कि अर्थ कितनी बड़ी है, ठीक है, हम अर्थ में घूमे हुए हैं भाई। अर्थ का मास क्या होगा? कुछ सोचो, अर्थ का मास क्या होगा? अर्थ का मास क्या होगा? मैं चलो गूगल कर लेता हूँ, आई डोंट इवन नो क्या होगा। व्हाट्स द अर्थ मास? ओके, अर्थ का मास है 5.97 सेप्टिलियन किलोग्राम्स, विच इज बेसिकली इनटू 10⁻24। ठीक है, अब समझो समझो इस बात को कि अर्थ का मास है, अगर मैं सबको, मरकरी, वीनस, अगर मैं इन सबको एक जगह पे रख दूं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सारे एस्ट्रॉइड्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, सबको स्केल के एक तरफ रखूं और एक तरफ सन को रखूं, तब भी सन हैवी होगा। यानी इन सबको कंबाइन करके भी
सन इज मोर देन 90, ये सब सोलर सिस्टम का 1% भी नहीं है। समझ रहे हो अर्थ कितनी हैवी है? 5.97 सेप्टिलियन किलोग्राम्स। ओके, अब हमारे पास जुपिटर अर्थ से कोई पता नहीं कितने टाइम्स हैवियर है। हमारे पास अगर मैं इन सब को एक जगह कर दूं और इनको वेट करूं, दे वोंट इवन कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। 99% जो मास है ना, वो सन का है। समझ रहे हो? वी फिजिकली कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड वी फिजिकली कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि सन का मास कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं सारी चीजें एक जगह रख दूं, अगर मैं सारे प्लैनेट्स, सारे एस्ट्रॉइड्स, सारे कॉमेट्स, एवरीथिंग, सारे सब कुछ जो हमारे सोलर सिस्टम है उसको एक जगह रख दूं और अपने सन को एक जगह रख दूं, तो ये दिस ऑल वोंट इवन कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। 99% मास सन का होगा। समझ रहे हो कितना बड़ा सन है? ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ना बहुत सारी रीडिंग की बातें तो मैं जो हाईलाइट की मैं वो चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, द 8 planets आर शोन इन द डायग्राम, दे ऑल ऑर्बिट द सन, यू मस्ट मेमोराइज देयर नेम्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। ठीक है, द फोर इनर प्लैनेट्स मरकरी The four inner planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are small, of similar size, solid and rocky. यानी हमारे पास जो मार्स तक के जो प्लैनेट्स है ना, वो उनका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सॉलिड और रॉकी है। ठीक है, मतलब वो पत्थर का है, जैसे हमारी जमीन है उसी टाइप का। अब वो वहां पे लिविंग वो नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद उसका जो स्टाइल है वो सॉलिड और रॉकी है। ठीक है, विद लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। द फोर आउटर प्लैनेट्स, अलबत्ता जो हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, ये ना बहुत बड़े हैं और ये गैसेस के बने हुए हैं। ठीक है, दीज आर नॉट एक्चुअली सॉलिड्स और रॉक्स, ये गैसेस हैं। समझ रहे हो? ये गैसेस हैं। जो हमारे पास जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है, इट्स अ गैस। आप सबको एक मूवी बताता हूँ, कभी टाइम ना वो देखना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवी एवर जो कि मैंने आज तक देखी है, विच इज इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर टू एग्जिस्ट। और वो सोलर सिस्टम पे है, सोलर पूरे प्लैनेट्स के ऊपर है। बेसिकली उसमें एक बंदा होता है, वो बाहर जाता है और ब्लैक होल वगैरह का सीन है। लेकिन यू वोंट बी, उन्होंने जो सब कुछ किया ना, इंटरस्टेलर की जो मूवी है, उसमें इन्होंने एक्चुअली ब्लैक होल को बनाने की कोशिश की। बेसिकली हाँ, साइंटिस्ट के पास ब्लैक होल की कोई पिक्चर नहीं थी। ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस उन्होंने एक्चुअल ब्लैक होल की इक्वेशंस निकाली और पिक्चर बनाई, जो कि विच इज वेरी मच ट्रू नाउ। ठीक है, तो इस मूवी ने बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम की तरफ एक नई कॉन्सेप्ट खोला और एक नई आय खोली। आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच दिस मूवी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर टू एग्जिस्ट। एनीवेज, अगर टाइम मिले कभी। अब देखो, हमारे पास जो मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी है, ये सारे प्लैनेट्स सॉलिड और रॉकी हैं। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स क्या हैं? सॉलिड हैं और रॉकी हैं। एक सेकंड, मैं जरा पेन चेंज करूं अपना। ठीक है, चलेगा। ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये पत्थर के बने हुए हैं, सॉलिड्स। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो ये है जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न, ये सारी गैसेस हैं भाई, ये सारी गैसेस हैं। और आप सबको पता है कि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये बहुत बड़े हैं। और मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे सन से इनका डिस्टेंस दूर होता जाएगा, जैसे अभी मुझे बताओ सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा? मरकरी होगा, वीनस होगा, मार्स होगा, अर्थ होगा? सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट कौन सा होगा? गर्म, जैसे सबसे ज्यादा गर्मी हो, जल्दी से। वेरी गुड। और सबसे ज्यादा कोल्ड कौन सा होगा? नेपट्यून होगा। आपको तो नेपट्यून इज मेनली आइस। ठीक है, तो हमारे पास जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है ना, गिरता जा रहा है। जैसे अब जुपिटर बहुत कोल्ड है, सैटर्न उससे ज्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, नेप यूरेनस उससे ज्यादा कोल्ड होगा, नेपट्यून सबसे ज्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? द फोर आउटर planets जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर मच लार्जर एंड colder and consist of mainly gases. Their densities are low. These outer planets have many moons and their natural satellites in the form of rings and icy materials. Acha, most of the dwarf planets, the best known of which is Pluto, orbits the sun at average distances greater than Neptune. These are trans-Neptunian objects and together with their satellites number over 2000। ठीक है, यानी almost 2000 हैं। ठीक है, and are generally of low density. They are thought to be composed of a mixture of rock and ice। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे
अब ये ना जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं वो नेपट्यून के भी बाद है, नेपट्यून के भी बाद एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ जब सन से इतना ज्यादा डिस्टेंस होगा तो जो हमारे पास गैस होगी ना वो भी सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो दूर दूर के प्लैनेट्स हैं वो यूजुअली मेनली कंसिस्ट ऑफ आइस, ठीक है, और इनकी भी डेंसिटीज बहुत लो है। मोस्ट ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स द बेस्ट नोन ऑफ विच इज प्लूटो, पढ़ दिया मैंने। द सैटेलाइट, अच्छा, अ सैटेलाइट क्या चीज है भाई, सैटेलाइट क्या चीज है? अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। अब जरूरी नहीं है जो हम सैटेलाइट बोलते हैं ना, जो नासा ने सैटेलाइट बाहर भेजी है सिर्फ वही सैटेलाइट है, नहीं। सैटेलाइट एक वो चीज है जो कि किसी प्लेनेट को ऑर्बिट करे, यानी किसी प्लेनेट के गिर्द घूमे। यानी जो हमारा मून है वो भी एक सैटेलाइट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। Natural satellites are called moons. ठीक है, the Earth has just one moon. Many other planets have moons. Some have more than one. For example, Mars has two moons, while Jupiter and Saturn have more than 60 each. All moons have circular orbits because the gravitational forces between them and their planet. Since the late 1950s, humans have been able to launch and put into orbit around the Earth. जो हमारे पास जो हमारी जो वो हैं, अ, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, जो नासा वगैरह भेज रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है, अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। Objects like seen and figure, these are known as artificial satellites and are extremely useful. Some satellites are put into a very high orbit above the Earth and are used to help us communicate over large distances. For example, international phone calls or video links, the internet, and so on. Some satellites are put into much lower orbit and are used to monitor in detail the Earth's surface, such as temperature of the world's ocean or the progress of forest fires. जब हम मैप्स वगैरह देखते हैं, आपके पास मैप में ऑप्शन आता है सैटेलाइट इमेज, तो बेसिकली ऊपर से वो इमेज दे रहा होता है। एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना एडिटर ऑन कर लूँ। Asteroids are pieces of rocks various sizes which mostly orbit the sun. एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, which mostly orbit the sun इन द एस्टेरॉइड बेल्ट। ये एस्टेरॉइड बेल्ट आपको याद करनी है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। इसका क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो आपको बताना है मार्स और जुपिटर के बीच में। देयर डेंसिटी इज सिमिलर टू दैट वन ऑफ द इनर प्लैनेट्स। इफ दे एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर दे बर्न अप एंड फॉल टू अर्थ एज मीटियरॉइड्स। ठीक है, जो हम शूटिंग स्टार्स देखते हैं ना, कभी आप लोगों ने आसमान पे देखा है कि एक शूटिंग स्टार जा रहा है, बेसिकली एक लाइट की वो जा रही है, ठीक है, ऐसे लाइट की वो जा रही होती है, ठीक है, हम उसे, वो मीटेरोइड्स होता है, जो कि हमारे पास जब वो अर्थ के क्लोज क्लोज हो जाता है ना, या अर्थ के एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो वो जल के हमारी अर्थ पे गिर जाते हैं और हम उन्हें शूटिंग स्टार्स के तौर पे जानते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड सीरीज इज क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, यानी जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है ना, वो इतना बड़ा है कि हम उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं, वो इतना बड़ा है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स आर presently classified as minor planets, which are defined as any object that orbits a star that does not have a large enough mass for gravitational attraction to have pulled it into spherical shape. अच्छा, अब ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात मैं जरा एक छोटी सी ऐसे बात बताता हूँ कि हमारे पास बेसिकली जो, सपोज करो ये सन है और ये बाकी प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स सन के गिर्द, आप सन के गिर्द क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इनको इनके ऊपर ना एक सन की तरफ फोर्स लगी हुई है और इनकी अपनी भी एक फोर्स है, ठीक है, इनकी अपनी भी एक फोर्स है। एक सेकेंड, इनकी ना अपनी भी एक फोर्स है। ये जो फोर्स है जिसकी वजह से ये इनका प्लानिटरी मोशन है। अब जो एस्टेरॉइड्स हैं वो पूरे हम उन्हें प्लानिट क्यों नहीं क्लासिफाई कर रहे हैं? क्योंकि वजह ये है हमारे पास कि उनकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट करें बकायदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमेट्स कंसिस्ट ऑफ डस्ट एंड एम्बेडेड, अच्छा ये भी याद करना है आपने। कॉमेट कंसिस्ट ऑफ डस्ट एम्बेडेड एंड आइस मेड फ्रॉम वाटर एंड मीथेन, ठीक है। कॉमेट्स क्या है? आइस और वाटर का मिक्सचर समझो, वाटर और मीथेन का मिक्सचर, साथ में जैसे मट्टी भी हो, समझो कीचड़ कह लो, कीचड़ के अंदर गैस मिला दो ठीक है, लेकिन यूजुअली बहुत आइसी होते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं, ठीक है। एंड आर समटाइम कॉल्ड डर्टी स्नोबॉल्स, ठीक है, क्योंकि बहुत कोल्ड होता है, आइसी होते हैं, डर्टी स्नोबॉल्स भी कहते हैं ना। Their density is similar to that outer to the outer planets,
and they orbit the sun in highly elliptical orbits and are much closer to it at some times than others. As shown, they return to their inner solar system at regular intervals, but in many cases, these intervals are so long that they cannot be predicted. आपको पता है जो कॉमेट्स हैं वो सन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है हमेशा। जो हमने लास्ट वो देखा था वो था हेलीज कॉमेट, जो कि 1986 में देखा था। लेकिन हम कॉमेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब एक कॉमेट आएगा। अभी मेरे ख्याल से 2035 में कॉमेट आना है, ठीक है, मुझे इसका नाम याद नहीं है। लेकिन इन कॉमेट्स का एक एयर बना हुआ है कि भाई वो जैसा जैसे हमारी अर्थ है, हमें पता है कि अर्थ 365 डेज में अपनी जर्नी कंप्लीट करेगी। ऐसे ही हम एक वो कॉमेट को भी देख के कह सकते हैं कि भाई हाँ ये भी वापस आएगा किसी ना किसी टाइम। लेकिन कुछ का ऑर्बिट इतना वियर्ड है कि अब देखो, जैसे अगर सन का जैसे अगर अर्थ का ऑर्बिट ये है, अर्थ का ऑर्बिट ये है, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट ये यहाँ अर्थ एग्जिस्ट कर रही है। कॉमेट्स का ऑर्बिट बहुत वियर्ड है, वो कभी कभी सन के बहुत क्लोज हैं और कभी बहुत फार अवे हैं, ठीक है। उनका कोई एक स्पेसिफिक ऑर्बिट ऐसा बना हुआ है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक अगर ऑर्बिट गया तो वापस कब आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है जो कि बड़े मजे की चीजें हैं, जो कि मुझे समझ नहीं है। देखो, हमारे पास ये मैंने बुक से ही उठाया हुआ है कि प्लेनेट डिस्टेंस फ्रॉम सन, प्लेनेट अगर मरकरी का कितने मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसे मरकरी का सन से 57.9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। वीनस का कितना है? 108.2 किलोमीटर। अर्थ का कितना है? 149.6 किलोमीटर। अब देखो, जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी नेपट्टून का 4495.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, ठीक है। अब एक और बात देखो, मरकरी जो है वो सन के गिर्द पूरा एक चक्कर कितने दिनों में लगा रहा है? 88 डेज में, कंपेयर टू वीनस जो कि लगा रहा है 225 डेज में, ठीक है। अर्थ कितने डेज में लगा रही है? 365 डेज में, विच इज 1 ईयर। मार्स लगा रहा है 687 डेज में। लेकिन मार्स से आगे देखो, जुपिटर कितने टाइम में लगा रहा है? 11.9 ईयर्स के अंदर लगा रहा है, ठीक है। सैटर्न कितने टाइम में लगा रहा है? 29.5 ईयर्स में एक चक्कर पूरा लगा रहा है। यूरेनस कितने टाइम में लगा रहा है? 84। और नेपट्टून 165 ईयर्स में एक चक्कर लगा रहा है। एक बंदे की पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तब भी नेपट्टून का एक चक्कर नहीं होगा पूरा, ठीक है। अब ये सरफेस टेम्परेचर अभी छोड़ दो, लेकिन देख लो एक बार कि कितना कोल्ड है। मरकरी का सरफेस टेम्परेचर है 350, ठीक है। वीनस का सरफेस टेम्परेचर है 460। अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है 20, जो कि हम बहुत हैबिटेबल टेम्परेचर है, 20 पे हम लोग आराम से जी सकते हैं। लेकिन अब देखो, जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये मेरा सन है और यहाँ अर्थ है, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्रीज का है। लेकिन जैसे ही मैं मार्स पे आता हूँ तो मार्स में -23 हो गया भाई। आपको पता है कि 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो जाता है, ठीक है। जब मैं जुपिटर पे आता हूँ तो वो -120 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। इस पे गैसेस फ्रीज हो जाती हैं। जब मैं आता हूँ यूरेनस पे जब मैं आता हूँ तो -210 डिग्रीज का टेम्परेचर है, इस पे सारी गैसेस फ्रीज हो जाती हैं हमारी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी गैसेस फ्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूरेनस इज अ गैस बॉल, वो गैसेस की बॉल है, ठीक है, बहुत बड़ी। अब देखो, इनकी डेंसिटीज भी देखो, मरकरी की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, 5427। अब देखो यहाँ से तो यहाँ तक जो शुरू के 4 प्लैनेट है मार्स तक की डेंसिटीज 3000, 5000, 5000 चल रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं मार्स से आगे चलता हूँ तो देखो डेंसिटीज कितनी ड्रॉप हो रही हैं। जुपिटर की डेंसिटी है 1326, सैटर्न की डेंसिटी है 687, यूरेनस की डेंसिटी है 1271, नेपट्टून की डेंसिटी है 1638। अब देखो, बात यह है कि थोड़ा सा इसमें एक चीज समझो। नेपट्टून ना सन से इतना दूर है कि उसकी जो गैसेस हैं वो सॉलिडिफाई हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटीज हैं थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन सैटर्न एक एग्जैक्ट ऐसे टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, गैस भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से सैटर्न की डेंसिटी जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू बाकी सब। डायमीटर मतलब कि भाई ये सन है और ये इनका वो है, अ, छोड़ो एक सेकंड रुको। ये एक प्लेनेट का ऑर्बिट है, ठीक है। तो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब डायमीटर अभी छोड़ दो, मास देख लो जरा जल्दी से। ये देखो, अर्थ का मास है 5.97 इंटू 10 की पावर 24, यानी 5.97 सेप्टिलियन किलोग्राम।
ठीक है। सरफेस ग्रेविटी भी देख लो, अर्थ की 9.8 है, मार्स की कुछ है। नंबर ऑफ मून देखो, मरकरी वीनस के मून्स नहीं है। फिर हमारे पास अर्थ के 1 मून है, ठीक है, मार्स का 2 मून है, जुपिटर के 79 मून्स है। ऐसे ऐसा मून बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें ये सब इतना कुछ याद किया मैंने, इस ये सब क्यों किया मैंने? हमें ना एक चीज समझनी है, एक रिलेशनशिप समझना है कि सन का और बाकी प्लैनेट्स में ना जो ग्रेविटी है और उनका जो ऑर्बिटल टाइम है वो देखना है मुझे। ठीक है, मैं एक चीज देखूंगा। पहले ना थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का आपको रिवीजन कराता हूँ। आज सबने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है ना? सर्कुलर मोशन में जब मैं कोई भी चीज घुमाता हूँ ना, जब मैं कोई भी चीज घुमाता हूँ तो उस चीज में ना दो फोर्सें लगती हैं। एक फोर्स उसे आउटवर्ड्स लग रही होती है, और एक, अरे यार ये क्यों ऑन हो जाता है, एक फोर्स इनवर्ड्स लगती है। ठीक है, एक फोर्स लगती है इनवर्ड्स। चलो अभी ऑन करता हूँ। एक फोर्स लगती है इनवर्ड्स। ठीक है, ये जो इनवर्ट्स की फोर्स है ना, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको पता है एज अ रिजल्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव करता है ऐसे मूव करता है, स्ट्रेट मूव करता है ना? मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक बात बहुत उससे बताई थी कि फोर्स जो है हमेशा सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लग रही होती है, फोर्स हमेशा सेंटर पे लग रही होती है ना? जो अगर ये जगह है तो यहाँ से फोर्स इस तरफ लगेगी, इनवर्ड्स लगेगी। ठीक है। अब सपोज करो मैं इसी चीज को एक बहुत बड़े लेवल पे सपोज करता हूँ। अभी रुको, पहले ये लाइंस पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट ट्रेवल्स इन अ सर्कल नीड्स अ फोर्स टू कीप इट मूविंग। ठीक है, अगर कोई भी चीज सर्कल में मूव कर रही है तो उसे एक फोर्स चाहिए जो कि उसे सर्कल में मूव करवाती रहे। दिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस फोर्स कैन बी एनीथिंग, दिस फोर्स कैन बी एनी फोर्स। आप देखो जैसे यहाँ पे कौन सी फोर्स है, यहाँ पे टेंशन फोर्स है, यानी जो रोप के अंदर जो टेंशन है वो इनवर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रही है, सच एज ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है ना, ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखो कि हमारे पास सीन ये है कि आपको एक और बात पढ़ाई थी जब मैं मास का चैप्टर पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि जिस चीज का मास होता है उस चीज की ग्रेविटी होती है। ठीक है, अगर ये मैं हूँ, ठीक है, ये माहीन है, ठीक है, ये अशरफ है, ठीक है, ये आयजा है, ठीक है। अब मेरा मेरा वेट है 58 kgs। ठीक है, माहीन का वेट होगा, चलो 40 kgs कह लेता हूँ, 40 kgs। ठीक है, चलो 40 बहुत कम हो गया, 45 kgs कह लेते हैं। ठीक है, अशरफ का वेट है 55 kgs। ठीक है, 55 kgs। आयजा का वेट है 47 kgs कह लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम सबके कुछ ना कुछ वेट्स हैं और हम सबके कुछ ना कुछ मासेस हैं। अगर मैं मास निकालता हूँ अपना 58 kg, W = mg। मेरा वेट है 58, मास मुझे निकालना है, ग्रेविटी मैं अभी 10 सपोज करता हूँ, तो मतलब मेरा वेट है 5, मेरा जो मास है वो 5.8 है। 5.8 मेरा मास है ना? जो माहीन का मास होगा 4.5, 4.5। ठीक है, अशरफ का मास होगा 5.5। ठीक है, और इसका मास क्या होगा, आइजा का 4.7 मास होगा। ठीक है, अब देखो, जिसका जितना ज्यादा मास होगा ना उसकी इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, उसकी इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, उसके आसपास ही ग्रेविटी लग रही होगी। ठीक है, जिसका मास जितना कम होगा उसकी उसकी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी कम होगी। ठीक है, बात ये समझानी है, द मोर द मास, द मोर द मास, द मास, the powerful and more gravitational field is। ठीक है, अब देखो, समझो ये बात, मैंने अभी आपको एक बात बहुत एम्फसाइज की थी, जो सन का जो मास है वो पूरे सोलर सिस्टम के कंपेयर 99% से भी ज्यादा है। ठीक है, 99% से भी ज्यादा है। तब मुझे बताओ, जो ऑर्बिट कर रहे हैं, जो हम ऑर्बिट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई सन की ग्रेविटी है जो कि इनवर्ट्स पुल कर रही है। समझो, अब मैं इस जगह इस डायग्राम पे आता हूँ, और सपोज करो ये हाथ जो है ना, ये जो मेरा हाथ है, ये एक सन है। ये मेरा हाथ जो एक सन है, ठीक है, एक सन है, एक सन है मेरा हाथ। ठीक है, एक सन है। ठीक है, और ये जो बॉल है ये प्लेनेट है। ठीक है, एक बॉल जो है एक प्लेनेट है, ये बॉल जो एक प्लेनेट है। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि सन जो है वो अपनी ग्रेविटी लगा रहा है इनवर्ड्स। ठीक है, सन उसे प्लेनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सन क्या कर रहा है,
प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब प्लैनेट का भी अपना मास है, तो प्लैनेट मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आसपास प्लैनेट आगे भी अट्रैक्शन जा रही है, जिसकी वजह से प्लैनेट स्टेबल है, ठीक है। अब इसके पीछे एक और प्लैनेट है, ठीक है, वो प्लैनेट अपनी तरफ पिछले प्लैनेट आगे वाले प्लैनेट को एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट एक जगह फिक्स्ड है और ये ऐसे मोशन में घूम रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है। आपको पता है जिस दिन सन कंप्लीटली ब्लास्ट अप हो जाएगा, जब भी आपको वो पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोग देखोगे कि एक दिन आएगा जिस दिन सन के अंदर हीलियम खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से सन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन ना सारे प्लैनेट अचानक ऐसे सीधे चले जाएंगे, ऐसे सीधे चले जाएंगे अपने ऑर्बिट से, ठीक है, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, any two masses exert an attractive gravitational force on each other, the forces will be equal and opposite. For small masses the gravitational force is very weak and negligible, but if one or both masses are very big then the force is strong, ठीक है। The gravitational force depends on two factors. The larger the mass, the stronger the force. अब ये बात बहुत जरूरी है जो आपको याद करनी है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, टू फैक्टर्स पे, द लार्जर द मास द स्ट्रॉन्गर द फोर्स, यानी जितना मास होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, समझ रहे हो, ठीक है। एज दिस gravitational forces obey an inverse square law, that is if the distance between the masses is doubled, यानी दो मास के बीच में डिस्टेंस अगर डबल हो रहा है, द फोर्सेस बिटवीन आर देम क्वार्टेड, यानी अगर सपोज करो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस था 4 का, ये डिस्टेंस अगर सपोज करो 4 का, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस था डबल हो गया 4, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 8 का, ठीक है। तो जो उनका फोर्सेस होंगी, उनकी फोर्सेस जो होंगी क्वार्टर हो जाएंगी। अगर सपोज करो इनके बीच में जो फोर्सेस थी वो थी 12 न्यूटन की, ठीक है, 12 न्यूटन की, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 4 हो जाएगी, तो थ्री थ्री न्यूटन की फोर्स हो जाएगी, ठीक है। फोर्स कम हो गई, जैसे डिस्टेंस बढ़ा फोर्स कम हो गए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन them is tripled, the forces become 1/9 of what they are, ठीक है। As distance increases from the sun, the gravitational field strength of the sun decreases, ठीक है। आप समझो इस बात को, इस बात को समझने के लिए एक पेज लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो अब ना मैं बनाता हूँ एक सन, ये मेरा सन है, ये मेरा सन है, ठीक है। अब इस सन की ना एक फील्ड होगी, एक फील्ड होगी जो ऐसे होगी, सपोज करो इतनी ज्यादा है, ठीक है, इस डेट तक चलते हैं। वो फील्ड हर तरफ लग रही है, यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, ठीक है, ये सन की फील्ड है, ठीक है। इसमें प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, अरे यार इन्वर्ट एरो इन्वर्ट बनाना है, यानी हर चीज वो सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि सन का मास सबसे ज्यादा है, वो चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये अब सपोज करो यहाँ पे ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये एक ऑर्बिट है जिसपे यहाँ पे अगर यहाँ अभी अर्थ है मेरी, तो अर्थ पे देखो फोर्स किस तरफ लग रही है, इनवर्स फोर्स लग रही है, ठीक है, इनवर्स फोर्स लग रही है सन की तरफ। अब मुझे बताओ जैसे जैसे मैं अपना ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं, अगर मेरा ऑर्बिट ऐसे होता, ऐसे होता, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे कोई प्लेनेट है, अगर जुपिटर है, तो देखो उसका सन से डिस्टेंस कितना ज्यादा बढ़ गया, सन से डिस्टेंस बढ़ गया, तो सन की वहां पे ग्रेविटी कम होगी, ठीक है, सन की ग्रेविटी की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी वहां पे, ठीक है। यही बात ये बताना चाह रहा हूं मैं कि द ग्रेटर द डिस्टेंस द वीकर द फोर्स, as distance increases from the sun the gravitational field strength of the sun decreases, so the further a planet is from the sun the weaker the gravitational force on it, the further the planet is from the sun, the slower its orbital speed and therefore the longer its orbital period. अब आओ उस टेबल पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, देखो भाई मैं कंपेयर करता हूँ अर्थ को और यूरेनस को, ठीक है। अर्थ 1 साल ले रहा है, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर ले रहा है अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो अगर मैं देखो मैं एक काम करता हूँ जरा जल्दी से, दोनों की स्पीड निकालता हूँ, दोनों की स्पीड निकालता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हुआ, मैं जरा ना जल्दी से दोनों की स्पीड निकालता हूँ, पहले अर्थ की स्पीड निकालते हैं। अर्थ की स्पीड है 2 टाइम्स पाई टाइम्स
149। किसी का कैलकुलेटर है? वैसे कैलकुलेटर नहीं है, जरा निकाल के दो। टाइम अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 24 कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा जीपीटी कर लेता हूँ। ठीक है, अर्थ की स्पीड है 10700, अप्रोक्सीमेट स्पीड है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालते हैं यूरेनस की। यूरेनस की स्पीड है, यूरेनस का डिस्टेंस है वो 287 पॉइंट, यूरेनस टेक डिस्टेंस, टेक रेडियस एज 2872, 2872.5। ठीक है, ये है, ये क्या है, ये मेरा अर्थ की स्पीड है, अर्थ स्पीड। अब मैं जरा निकालता हूँ यूरेनस की। टू, टू मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय मेरा रेडियस कितना है, 287.2, 2872.5, 2872.5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन, ये कितने ईयर्स ले रहा है, ये ईयर्स ईयर्स ले रहा है, 84 ईयर्स ले रहा है। ठीक है, मैं 84 ईयर्स को आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले 84 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24, ये मैंने आवर्स में कन्वर्ट चला गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस आ रहा है 24,000, 24,500 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ किलोमीटर पर आवर, 107, 107,000, ठीक है, 24,000, 24,500। मुझे बताओ किसका, किसकी स्पीड ज्यादा है, अर्थ की स्पीड ज्यादा है, यूरेनस की स्पीड ज्यादा है, किलोमीटर पर आवर। देखो, ये अर्थ है, अर्थ की स्पीड है, और ये यूरेनस की स्पीड है। तो एक बात देखो कि अर्थ की स्पीड इज मोर, 1 लाख स्पीड है अर्थ की, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर है, जबकि यूरेनस की जो स्पीड है वो है 24,500। तो हम एक बात देखो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम हुआ स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी तो हमारा ऑर्बिटल पीरियड कम हो गया, यानी 88 डेज में मरकरी पूरा एक चक्कर मार रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूरेनस पे जाता हूँ तो देखो, मेरी डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरी स्पीड भी कम हो गई और मेरा टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, एक चक्कर मारने में टाइम बहुत ज्यादा लगा। जो अर्थ 365 डेज में चक्कर मार रही है, उसे एक चक्कर मारने के लिए इतनी स्पीड चाहिए, अगर इससे स्पीड से ऊपर नीचे जाएगी तो 365 डेज में थोड़ी मारेगी पूरा चक्कर, वो आगे पीछे हो जाएगी, वो ज्यादा टाइम ज्यादा ले सकती है, कम ले सकती है। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे 84 ईयर्स ले रहा है, 84 ईयर्स का मतलब है कि उसकी 24,500 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तभी वो 84 ईयर्स ले रहा है, और उसको एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना है। अगर वो इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी, अगर बहुत ज्यादा होगी तो टाइम कम लेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा। अब देखो यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो इज दिस क्लियर? सर्कुलर मोशन भी क्लियर हो गया। ठीक है, gravitational field strength of planets. The Earth has gravitational field around it, so Earth attracts everything towards its center. Similarly, all planets, moons, asteroids, etc., have their gravitational fields, and they also attract everything. The gravitational field strength on Earth is 9.81. Near the surface, it's uniform. Moving away from the surface, the field strength decreases. The gravitational field strength on the surface of a planet or any body depends on two factors. जो कि सबसे ज्यादा जरूरी आपको याद करना है, वो है the mass of the planet and the radius of the planet. आज की क्लास यहीं तक है, मजे करो, एंजॉय करो, अल्लाह हाफिज।